और S-2 बाई एसिडिफाइड K2Cr2O4 है ना। तो पहले ये बात करते हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O4 आई माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो I-2 में चला जाएगा, और Cr+3 से +6 से किस में जा जाएगा, +6 से किस में चला जाएगा, +3 में। तो Cr में कितने का चेंज, 6 में। तो आयोडीन में भी क्या होना चाहिए, 6 में, 6 का इलेक्ट्रॉन का चेंज होना चाहिए ना। देखो आयोडीन में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, 6 का। ये सुनो, ऐसे सल्फाइड S-2 से S बन रहा है ना। तो ऑब्वियसली Cr में अगर 6 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो S में भी कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा, मीन्स रिडक्शन में जितने कंज्यूम होते उतने ऑक्सीडेशन में रिलीज होंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। बाकी तुम बैलेंस करके देख सकते हो, अपने बैलेंस कर रखी है रिएक्शन। तो ये बैलेंस रिएक्शन भी तुम चेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 kg of water is heated from 4 degrees Celsius to 20 degrees Celsius at constant pressure of 10 to the power 5 Pascal, so that density changes from this to this। डेंसिटी चेंज होगी। देन फाइंड डेल्टा यू। डेल्टा यू बताना है, और वाटर का सी एस दे रखा है 4.2। अब उनको पता है हीट, है ना। हीट के बारे में अपन को पता है MS∆T होता है। हीट क्या होगा, MS∆T। तो वेट दे रखा है, एस दे रखा है, और ΔT दे रखा है, तो यहां से हीट आ जाएगा अपने पास। और वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, -P × ΔV, -P एक्सटर्नल, V2 - V1, V2 - V1। ये सेम क्वेश्चन रिपीट है, कभी एक बार जेवी एडवांस में आया था ना। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास डिवाइड बाई डेंसिटी। क्या होगा, वॉल्यूम कैसे आएगा, मास डिवाइड बाई डेंसिटी, ये भी मास डिवाइड बाई डेंसिटी। तो अपने पास वॉल्यूम चेंज आ गया। यस और नो, वॉल्यूम चेंज आ गया ये। तो वर्क डन आ गया यहाँ से। डेल्टा यूज कर, सो क्या था, Q+W, है ना। Q का वैल्यू रख दो और वर्क डन का वैल्यू रख दो, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ΔU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। और टू सॉल्यूट 0.3 ग्राम ऑफ ए मोलिकुलर वेट दे रखा है, एंड 0.9 ग्राम ऑफ बी मोलिकुलर वेट दे रखा है, डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर बात करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर दो। ऑस्मोटिक प्रेशर इज क्या होता है, CERT। यही तो होता है ना, CERT। तो क्या हो जाएगा, π1 + π2 हो जाएगा। टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, π1 + π2। और पाई क्या होता है, CRT। तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंबाइन, C1 + C2। ये क्या होता है, C1RT, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, C2RT। दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या, C1 C2 और इंटू क्या हो जाएगा, RT। तो यहाँ तुम वैल्यू रख सकते हो। वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, सी का वैल्यू रख दो। सी का वैल्यू कैसे आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट 0.3 वेट है इसका, डिवाइड बाई मोलर मास कितना, 60, है ना। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100, है ना। तो डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे दूसरा सॉल्यूशन है, वेट दे रखा 0.9 डिवाइड बाई वॉल्यूम 180, है ना। सॉरी, डिवाइड बाई मोलर मास 180। तो मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम करते हैं, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना है। आर का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2.46 ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर a reaction at 300 Kelvin on addition of catalyst, activation energy of reaction lowered by 10 kilojoule, है ना। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ log की। अब उनको पता है कि कैटलिस्ट डिवाइड बाई एन कैटलिस्ट क्या होता है, E∆E⁴ यही तो होता है, E⁴ है ना, यही होता है। तो यहाँ दूसरे दोनों साइड ln ले लो, फिर इसको log में कन्वर्ट करो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2.303 RT। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दो, एक तो ΔE की वैल्यू रख दो, दैट इज 10। जूल में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.303। आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर की वैल्यू 300। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.74, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइमन सीरीज से लाइन से रिलेटेड है। अमोंग दीज L1 लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू लोएस्ट एनर्जी, सिमिलरली लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू बाल्मर सीरीज आर दिस अमोंग दीज B1 लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू लोएस्ट एनर्जी, है ना। तो तुम्हें बताना है ΔE1। ΔE1 किसकी बतानी है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। डेल्टा ई भी बताना है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। लाइमर की क्या हो जाएगी, फर्स्ट लाइन मीन्स दो से एक में जाए। फर्स्ट लाइन मीन्स लाइमन में, लाइमन कहाँ आता है, मतलब एक में n = 1 में आना इज लाइनमैन, और पहली लाइन है तो क्या है, दो से एक में आए।
तो अपन को पता है ये वैल्यू क्या होती है, 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 का वैल्यू 1 है, n2 का वैल्यू 2 है, तो वैल्यू हो जाएगी अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एनर्जी, है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब ई भी निकालनी, बाल्मर सीरीज एन इक्वल्स टू 2 में होता है ना, तो एन इक्वल्स टू 2 में कहाँ से आएगा, 3 से। तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे एन इक्वल्स टू ये 2 हो गया, ये एन इक्वल्स टू 1 है, यहाँ लाइमन होता है, यहाँ क्या होगा बाल्मर, यहाँ क्या होगा बाल्मर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए बताओ, एन इक्वल्स टू 3 से। एन इक्वल्स टू 3 से किस में आए बताओ, 2 में आए, है ना। तो ये पहली लाइन है ना, पहला शिफ्ट है, तो ये पहली लाइन हो जाएगी। तो यहाँ एन वन कितना हो जाएगा 2, और एन टू कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ लिख दो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। दोनों का क्या ले लो, रेशियो, दोनों का क्या ले लो बताओ, रेशियो, तो तुम्हारे पास वैल्यू हो जाएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्रोसेस दे रखा है, आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, क्या चीज, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं। वर्क डन, रिवर्सिबल वर्क डन एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन आर टी एल एन V2/V1, है ना। फ्री एक्सपेंशन अगर होता है ना, फ्री एक्सपेंशन एक्सटर्नल प्रेशर है नहीं, वर्क डन होगा नहीं। अरे क्या होगा, वर्क डन होगा नहीं, फ्री एक्सपेंशन, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है, जीरो है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब ही होता है पी एक्सटर्नल जीरो, और पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसमें। फिर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सीधा लग जाएगा, डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी एक्सपेंशन। और इरिवर्सिबल कंप्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा, ये रिवर्सिबल कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा हो जाएगा नीचे, सीधा नोट से टाइप से है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CO4 is carried out where 300 milligram of copper is deposited after this 600 milliampere current is further passed for 28 मिनट, है ना। कैलकुलेट वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम होगा, पहले कॉपर डिपॉजिट होगा, तो पहले कॉपर को डिपॉजिट कर दिया अपन ने, है ना, इसके अकॉर्डिंग कॉपर, और फिर और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो अब कौन टूटेगा बताओ, H2, तो H2 से क्या मिलेगा अपने पास, O2। ये सुनो, शुरू में तो यहाँ पे इसमें अगर हम बात करें, तो पहले कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा, कॉपर का रिडक्शन होने के बाद O2 अगर बनेगी तो किससे मिलेगी, मतलब O2 से ही तो बनेगी। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, पहला पहले शुरू में सोल्व करते हैं कि शुरू में किस तरह से क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसमें अगर अपन चेक करें यहाँ पे, इस क्वेश्चन को जैसे Cu+2 से ये हो गया, ये रिडक्शन है ना, और ये क्या हो गया अपने पास, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो तो यहां से पहले O2 का मोल निकालना है कि इसमें पहले जब कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो O2 का मोल कितना होगा। तो ये दोनों रिएक्शन होगी, मतलब ये रिडक्शन की है, मतलब ये ऑक्सीडेशन की है, रिडक्शन की है सॉरी, ये ऑक्सीडेशन की है, तो रिडक्शन का ये एक रिएक्शन है ना, दोनों को मिलाओगे तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी। तो क्या होगा इसमें, ई क्यू ऑफ Cu और ई क्यू ऑफ O2 क्या होगा, बराबर होगा। ये क्यों क्यों आएगा, मतलब ये डाउट हो सकता है ना तुम्हें, ई क्यू क्यों है मतलब, तो अपन लो ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ते हैं ना, A+B गिविंग C+D, तो क्या बोलते हैं, ई क्यू ऑफ ए का EQ बराबर EQ ऑफ बी बराबर EQ ऑफ सी, है ना, एंड देन इक्वल टू EQ ऑफ डी, यही तो होता है ना। तो सबका EQ बराबर होता है, मतलब CU का EQ O2 के EQ के बराबर होगा, है ना। तो यहां से EQ CU का EQ कैसे निकालेंगे, CU का EQ क्या होता है कैसे निकालोगे बताओ, ZIT डिवाइड बाई, मास भी दे रहेगा सीधा, गिवन मास कितना है 300 मिलीग्राम, मास आ गया, मिलीग्राम में तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई मोलर मास, मोल इंटू एन फैक्टर कितना है, दो, एन फैक्टर दो ही है ना, दो ही तो इलेक्ट्रॉन मोल है। अब O2 का बात करें तो मोल निकालना अपन को, और एन फैक्टर क्या हो जाएगा 4, तो यहां से पहले जब कॉपर डिपॉजिट होगा तो इसमें इतना मोल आ गया किसका, O2 का। अब बाद में करंट और फ्लो करा रहे हैं, बाद में करंट का फ्लो और करा दिया, इतना करंट और 28 सेकंड के लिए, अब क्या होगा, O2 का EQ क्या होगा, मतलब अब हमको पता है ना ZIT भी तो होता है, W क्या होता है ZIT, ये भी तो होता है। तो I × T इसमें क्या होता है अगर तुम्हें पता, तो EQ होता है ना। तो अब करंट से EQ निकालेंगे अपन, किसे निकालेंगे, EQ करंट से। तो O2 का सीधा EQ क्या होगा, मोल इंटू 4, है ना, बराबर क्या होगा, वेट ऑफ O2 डिपोजिट इक्वल्स टू क्या होगा, ZIT, या EQ ऑफ O2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
मतलब इक्विवेलेंस, करंट का इक्विवेलेंस वो क्या होगा, करंट कितना है 600 मिली एम्पियर, करंट इनटू क्या होगा टाइम कितना 28 I इंटू टी, टी मिनट में है तो सेकंड में बदलेंगे, डिवाइड बाई क्या होगा 96500, डिवाइड बाई क्या होगा बताओ 96500, यस और नो। और फिर अगर हम बात करें थाउजेंड, किसके लिए है बताओ, थाउजेंड किस चीज के लिए, मिलीमोल के लिए। थाउजेंड किसके लिए बताओ, मिलीमोल, अगला किस में चाहता है मिलीमोल में, तो डिवाइड बाई थाउजेंड कर दिया, तो I इंटू टी डिवाइड बाई 96500, है ना, मतलब जेड को नीचे ले गया ना इस साइड, डिवाइड बाई 9600, मतलब जेड का ई क्यू मास को नीचे ले गया, तभी तो मोल इंटू एन फैक्टर आएगा। तो इसमें ये भी बोल सकते हो ई क्यू ऑफ कोई भी सब्सटेंस इजकल्स टू I इंटू टी डिवाइड बाई 96500, जिसे फॉर्मूला लगाया है ना, तो मे भी तुम्हें डाउट हो सकता है कि ये कैसे आया है ना। तो दोनों में तुम क्या करो, ई क्यू बराबर कर दो, तो क्या है पहले तो कॉपर के साथ कितना डिपॉजिट हुआ वो ऐड कर दो, प्लस O2 अलग से डिपॉजिट होगा, तो दोनों ऐड कर दो, तुम्हारे पास मिली मोल आ जाएगा, मोल आ गया, मिली मोल आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई कर दो, मिलीमोल आ गया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो बताओ, 10⁻³ लगाने का मतलब क्या था, इन दोनों को ऐड कर दिया 10⁻³ तुम्हारे पास मोल आ गया है ना। और मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है क्या, तो ये अपने पास क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली कंसेप्ट क्या है, मतलब पहले तो तुम्हें कॉपर के साथ कितना डिपॉजिट हुआ, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कॉपर का EQ बराबर O2 का EQ, और दूसरी बात ओनली फिर क्या होगा, अब O2 ही रिलीज होगा खाली, अब क्योंकि ऑक्सीजन का H2O का ही क्या होगा, मतलब ऑक्सीडेशन H2O का रिडक्शन, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो चुका है। तो उसमें क्या आएगा, मतलब लाइट का EQ जो करंट का EQ है बराबर क्या होगा EQ/O2 होगा। दोनों केस में दोनों का मोल ऐड कर दो और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ, वॉल्यूम से, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। W ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड इज एडेड इन 100 ml प्योर वाटर, शोइंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 600 mmHg, दिस सॉल्यूशन हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 375, given kb of H2 is equals to 0.52 केल्विन केजी पर मोल, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज m, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है अपन को, सॉल्यूट का फ्रैक्शन बताना है, बता सकते हैं इसमें। तो इसमें अगर हम बात करें, डेल्टा टी बी इजकल्स टू क्या होता है I Kb इंटू मोलरिटी, ये होते। तो डेल्टा टी भी दो दे रखा है, एलिवेशन चेक कर सकते हो, I Kb का वैल्यू ये है, और मोलरिटी क्या होगा मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1000, है ना, और वेट दे रखा है ना 1000 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है ना। 100 ml प्योर वाटर दे रखा है, तो वेट भी यही होगा 100 ml ही, अरे 100 ml ही होगा ना, क्योंकि डेंसिटी 1 होती है इसकी, तो डिवाइड बाई 1000 कर दिया, तो केजी में वेट आ गया सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आई आ जाएगा, आई आ गया ये डेल्टा टीबी से, है ना, यही दे रखा है ना, मतलब डेल्टा टीबी से तुम्हारे पास आई आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ये सॉल्यूशन का दे रखा है ना 3755, और 373 किसका होता है प्योर वाटर का, तो डेल्टा टीवी दो आया है ना, तो ये डाउट हो सकता है डेल्टा टीवी दो कैसे आ गया। अब इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है आई इंटू सॉल्यूट, है ना। तो क्या होगा डेल्टा पी, पी नॉट ये वैल्यू दे रखा है, पी का वैल्यू ये दे रखा है, पी नॉट ये है इक्वल्स टू आई इंटू सॉल्यूट, है ना। तो ये वैल्यू 1/16 आएगा, आई का वैल्यू ऊपर से निकला ये इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये आ गया। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन दे रखी है, करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो पहले स्टेप में डेल्टा एच क्या है बताओ पॉजिटिव, पहले स्टेप में क्या डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, तो किस स्टेप में पॉजिटिव है डेल्टा एच, चेक कर सकते हो।
पहले स्टेप में डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव तभी हो गया जब इसकी, जैसे ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तभी तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। दूसरे स्टेप में डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये तभी होगा, तो ये इसके लिए रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है। कहाँ का डिफरेंस? देखो इसमें ध्यान से, पहला ये डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव। और ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में ये नेगेटिव है। और फिर से ये जो डिफरेंस है इसके बीच में और इसके बीच में, ये भी क्या है बताओ, नेगेटिव। मतलब पहला पॉजिटिव एनर्जी है और बाकी दो नेगेटिव है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ना। फिर 10th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10th नंबर है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है। अब अगर हम बात करें N2 प्लस की स्टेबिलिटी है, अगर प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है ना, तो इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे देगा अपनी तरफ से और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बनेगा तो N2 के रिलीज होने का चांस कम हो जाएगा, N2 को पकड़ के रख देगा। मतलब प्लस एम या प्लस आई स्टेबलाइज करेगा और माइनस एम डी स्टेबलाइज करेगा। तो बता दो इसमें प्लस एम क्या है? ये माइनस एम लगाएगा NO2, CN भी माइनस एम लगाता है, CH3 प्लस आई या प्लस एच लगाता है ना, और OCH3 क्या लगाएगा यहाँ से? प्लस एम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल किस में होगा? डी में, फिर सी में, फिर बी में और फिर ए में। ये सीधा ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट है, मैच दी लिस्ट है और बताना है विनाइल क्लोराइड क्या है। इसको विनाइल बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। ये क्या हो गया? अलाइल क्लोराइड। ये बेंजाइल क्लोराइड, और इसको बोलते हैं अराइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बताओ इसे? अराइल क्लोराइड। ठीक है, कॉमन नेम है जस्ट। फिर 12 नंबर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बेनियन, है ना। इसमें अगर हम बात करें, ये OCH3 क्या देगा? प्लस एम। CHO क्या देगा? माइनस एम। ये CH3 क्या देगा? प्लस एच। और Br क्या देगा? माइनस आई। क्या देगा बताओ? माइनस आई। तो कार्बोकेटाइन ग्रीब है, कार्बोकेटाइन है या कार्बेनाइन? कार्बेनाइन है, सॉरी। तो प्लस एम की नेगेटिव की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कौन इंक्रीज करेगा बताओ? माइनस एम। और सबसे ज्यादा डिक्रीज कौन करेगा? प्लस एम। तो पहले में प्लस एम लग रहा है, तो ए इज लिस्ट, ए इज लिस्ट और बी इज हाइस्ट। किस किस में बताओ? है ना, इसी में है फिर। और फिर क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा? बी, बिकॉज माइनस एम है बी में। फिर क्या होगा? ई, बिकॉज ई में माइनस आई है। फिर क्या होगा? डी, डी में कुछ नहीं है। सी कम होगा बिकॉज प्लस एच है। और ए इज लिस्ट बिकॉज प्लस एम है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.3 ग्राम ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगो ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस collected or water at pressure is equals to 715 mm and 27 डिग्री सेल्सियस हैज वॉल्यूम 70 ml। वॉल्यूम दे रखा है अगले ने, कैलकुलेट परसेंटेज। तो वहां से तुम नाइट्रोजन का सीधा एनोन कंपाउंड का वेट है, नाइट्रोजन का क्या निकाल दो? वॉल्यूम निकाल दो। नाइट्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है ना, नाइट्रोजन का सीधा मोल निकाल दो। एक्वस टेंशन 15 है मतलब, तो प्रेशर अपना काम का कितना होगा? मतलब काम का प्रेशर क्या होगा? 715 माइनस एक्वस टेंशन दैट इज 15। तो इतना गैस का प्रेशर है, बिकॉज बाकी तो एक्वस टेंशन H2O का हो गया ना मतलब। तो प्रेशर ऑफ N2 आ गया अपने पास MMHg में। वॉल्यूम निकालना है अगले ने, वॉल्यूम दे रखा है। अब पीवी इक्वल्स टू क्या लगा दिया अपन? NRT। पीवी इक्वल्स टू क्या लगा दिया? NRT, है ना। तो ये मोल आ गया। वेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मोल को किसे मल्टीप्लाई करें तो 28 से। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? वेट ऑफ N2 डिवाइड बाई सैंपल का वेट इंटू 100। ये ड्यूमास मेथड हो गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा? कौन सा पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा? पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है इसके बारे में अगर हम बात करें ना, तो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट वो देता है जो एल्डिहाइड बन जाए। मतलब यहाँ पे बेस रिएक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई भी एच नहीं है। यहाँ ये एच रिएक्ट कर ले मे बी, बट रिएक्ट करके क्या बनेगा? मतलब आगे कुछ बनने का कोई चांस ही नहीं है। इसमें अगर यहाँ से ये वाला एच, ये वाला अगर एच, इसको ओ एच माइनस रिमूव करे, तो यहाँ से एच जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो, एरिया इधर चला जाए, तो क्या बनेगा बताओ? ये रिंग ओपन हो जाएगी, ओपी माइनस, इस जगह क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, यहाँ एच। क्या बन गया बताओ? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड क्या दे देगा? टॉलेंस टेस्ट दे देगा, पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट।
यहाँ पे अगर हम बात करें, कहीं पे भी मतलब ओ पे एच है ही नहीं, तो इसका होने का कोई चांस नहीं है। ओ पे एच ही कंडीशन नहीं है, ये हेमी एसिटल बनना चाहिए, मतलब एल्डिहाइड बनना चाहिए, एल्डिहाइड से वो बना होना चाहिए जो ये तुमने हेमी एसिटल बना रखा है, तो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दे देगा। नेक्स्ट है, इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं NaHCO3 के साथ, तो क्या बनेगा? H2CO3। NaHCO3 क्या लेगा यहां से H प्लस, और क्या बना देगा H2CO3, और H2CO3 टूट के क्या देगा H2O प्लस CO2, तो CO2 गैस होगी। और Na प्लस सोडियम के साथ, सोडियम है ना, इस O के साथ रिएक्ट करेगा और यहां से H2 गैस उड़ा देगा, H बॉन्ड को, या Na प्लस आ जाएगा। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बताओ? H2 गैस। कौन सी? H2 गैस, दोनों का मास ऐड कर सकते हो, 46 आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1। ये जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा डबल बॉन्ड करेक्टर, और इसमें सिंगल बॉन्ड है ना, इसमें सिंगल बॉन्ड है, यस और नो। नेक्स्ट है इसमें कायरल सेंटर है, विल रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आफ्टर सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद फ्लोर प्लेन पोलराइड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना, रोटेट कर देगा बिकॉज कायरल सेंटर है। अरे कायरल सेंटर है ना इसके पास, ये रहा कायरल सेंटर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेबिलिटी बतानी है। इसमें कितने एल्फ है बताओ? इधर तीन, 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 12 एल्फ। इसमें कितना है? 6। इसमें भी 6, और इसमें 9 एल्फ। तो सबसे ज्यादा क्या होगा स्टेबल? ए, फिर डी। बी और सी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सी ज्यादा ट्रांस है, और फिर बी स्टेबल होगा, सबसे कम होगा बिकॉज सिस है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी कंपाउंड ए विथ मोलिकुलर फॉर्मूला मास दे रखा है, एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट गिव्स कंपाउंड एक्स विथ मोलिकुलर फॉर्मूला मास दे रखा है। देन टोटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप बताने हैं। तो इसको सोल्व करने का ना सिंपल सा तरीका है कि एक सी डबल बॉन्ड ओ अटैच होने से, मतलब ये एसाइल ग्रुप अटैच होने से कितना मोलर मास का चेंज होता है। तो यहां से अगर हम बात करें, इसमें एक तो एच चला गया और इसका मास ऐड हो गया। इसका मास क्या होगा बताओ? कार्बन का 12 है, दो कार्बन है इंटू 2, तीन हाइड्रोजन प्लस 3, और ऑक्सीजन का 16, इतना तो ऐड हुआ है। और कितना चला गया? -1। तो कितना का डिफरेंस है बताओ? कितने का डिफरेंस आएगा ये बता सकते हो? 42 ना, 42 का डिफरेंस। तो इन दोनों के मोलर मास से डिफरेंस करो, ये सही नहीं है। परसेंट नंबर ऑफ OH बराबर क्या होगा? डिफरेंस कर दो जस्ट, कितना? 290 -122 डिवाइड बाई, एक चेंज होता तो 42, तो क्या होगा? अगर एक OH चेंज होगा तो 42 का चेंज आना चाहिए, और जितना भी चेंज है उसका मल्टीपल हो जाएगा। मतलब तुम मास का डिफरेंस करो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ OH, उतनी ही चेंज होगी जितना इस मोलर मास में चेंज होगा। मतलब एक OH चेंज होगा तो 42, दूसरा तो फिर से 42, फिर से हुआ तो दूसरा और 42, तो 42 का कितना मल्टीपल है? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो ये नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 4। नेक्स्ट है अमोंग V2O5 Ti F6-3 FeCN6-3 और COF6-3 पैरामैग्नेटिक स्पेसीज आर इन 3 नंबर। पैरामैग्नेटिक स्पेसी बतानी है, तो यहाँ पे तुम सीधा सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट से भी बता सकते हो। जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से बता सकते हो, जैसे Ti+3 है तो +3 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। Fe+3 है, उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लगेगा ना, पेयरिंग होगी। CO+3 में सारे सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। Fe+2 सारी सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे बिकॉज H2 वीक है, F- वीक था। जैसे FeCN3 में यहाँ पे, इसमें Fe+3 में है ना, सारे सारे अनपेड रहेंगे। Fe+2 में CN स्ट्रॉन्ग है, सारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तुम बता सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है IF3, IF7 एंड IF5 है, और ClO4 के बारे में बताना है। जैसे IF3 की स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या इनकी सबकी?
नेक्स्ट क्वेश्चन IF3। IF3 में अगर हम बात करें तो दो तो बॉन्ड बन जाएंगे इस तरह से, तीन बॉन्ड बन गए, और दो क्या हो जाएंगे बताओ, लोन पेयर। दो क्या हो जाएंगे, लोन पेयर, सात इलेक्ट्रॉन हो गए, टी शेप हो गया नहीं। IF7 अगर हम बात करें, सारे बॉन्ड बन जाएंगे पांच, तो इस टाइप से प्लेन में बॉन्ड बन जाएंगे, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फेनल फ्लोरीन नीचे। तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसमें, इसमें sp3 था हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp3d2, और क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, है ना। जैसे IF5 है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल होता है। IF5, आई फाइव में एक तो लोन पेयर हो जाएगा, और पांच फ्लोरीन इस टाइप से हो जाएंगे, और एक फ्लोरीन जस्ट नीचे आ जाएगा, तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। फिर ClO4 में अगर हम बात करें, इसी जस्ट एक टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ClO4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल हो जाएगा, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें। देखो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिया है, इसके अकॉर्डिंग ये भी गलत है वैसे। बी और सी है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेमोरी बेस्ड पेपर है, उसमें तुम चेक कर सकते हो, मैंने तुम्हें से बता दिया है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp3d2 चलो ठीक है, इसमें sp3d3 सही है एकदम, है ना, इसमें sp3d होगा, इन्होंने ओनली sp3 दिया है ना, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, CO3 - 3 हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस मैच एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3 d2, है ना। अब भाई अगर हम बात करें, CO3 - 2 है, CO3 - 2 है, CO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा यहाँ से, CO+3, बिकॉज कोबाल्ट है। कोबाल्ट किस में होगा, कोबाल्ट में तुम चेक कर सकते हो, कोबाल्ट CO3, ये कार्बोनेट है, -2 है, तो CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, राइट। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d7, तो 3d6 और 4s2 होगा ये, 4s0 होगा ना। अब इसमें अगर हम बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन आना इसमें, 3d6 तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। अब अगर हम बात करें, CO3 - 2 उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट यस इसे थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप में होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है थोड़ा, एक्सेप्शन टाइप में आता है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा यहाँ पे, पेयरिंग हो गया, तो अपने पास क्या बचा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इस केस में, कोबाल्ट के केस में दो तीन एक्सेप्शन होते हैं, तो अंदर से दो डी खाली मिल गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, अगर अंदर से खाली है तो क्या हो जाएगा, D2sp3, फिर है नेक्स्ट MnF6 माइनस, तो ये गलत हो गया ना एक तरह से स्टेटमेंट, है ना, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा बात करते हैं, Na+2 हो गया, ये Cr+2 हो गया, फिर Mn+4 हो गया, इसमें चेक कर सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, हैव स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री रेस्पेक्टिवली। Mn में D2sp3 दे रखा है, Mn में D2sp3 आने का चांस जीरो है, बिकॉज Mn है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ही नहीं फ्लोरीन इसमें, तो इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा आउटर, Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और Mn+2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा पता है तुम्हें, 3d5, और मतलब खाली है ही नहीं है कि, और फ्लोरीन माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है नहीं, तो बाई फोर्स पेयरिंग करा पाएगा, ये भी नहीं होगा, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है 22 में, NF3 हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन NH3, नहीं। अगर हम बात करें NF3 में अपोज करता है फ्लोरीन और नाइट्रोजन इस टाइप से, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कम है, और NH3 का डाइपोल मोमेंट ये इधर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, इसलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा, दोनों एक साइड है ना, तो NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसलिए ये तो गलत हो गया। बी है O22 माइनस और F2 बोथ हैव सेम बॉडी ऑर्डर,
O2 2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 माइनस और आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 18। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। और अगर 18 इलेक्ट्रॉन है, अगर 18 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। अब टू में भी क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। 18 इलेक्ट्रॉन, दोनों ऐसो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है। नेक्स्ट है, इन O3 सेंट्रल एटम, सेंट्रल ऑक्सीजन एटम हैज -1 फॉर्मल चार्ज। यस, सही है। O3 में अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? इस पे माइनस और इस पे क्या होगा? प्लस। तो सेंट्रल एटम पे क्या होगा? फॉर्मल चार्ज होगा +1, ना कि -1। तो ये सी गलत है। फिर डी है, इन NO2 ऑल एटम फॉलो ऑक्टेट रूल सो इट इज स्टेबल। नहीं, NO2 में सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं करता। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन ही है। तो गलत हो गया डी भी। ए गलत, डी गलत, सी गलत, डी गलत। बी H2 इज प्लेनर। BH2 क्या होता है? अलग अलग स्टेज में होता है। अभी के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये प्लेनर ही है सीधा सा, है ना। जब डाइमर वगैरह, पॉलीमर वगैरह बनाएगा तो भी ये क्या रहेगा? प्लेनर रहेगा। तो ई तो ठीक है। तो बी और एंड ई सही स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 24, सिलेक्ट द स्टेटमेंट। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ClO4 माइनस, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ना कि DsP2। इसे कोई मतलब नहीं है ना। फिर है Ni+2 इज टेट्राहेड्रल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्क्वायर प्लेनर होगा ये। CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्क्वायर प्लेनर होगा। फिर CO+2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? H2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3D2 हो जाएगा। फिर Mn+2 है इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? Mn+2 है, और CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो जबरदस्ती पेयरिंग हो जाएगी और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। इसलिए फोर्थ गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? ओनली थर्ड। कौन सा सही होगा? ओनली थर्ड। फिर 25 में बात करते हैं। इन मेटेलिक करेक्टर, पोटेशियम और मैग्नीशियम में पोटेशियम का क्या होगा? मतलब ग्रुप में नीचे है ना, मतलब वैसे EN कम है इनकी। नीचे जाने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पे मेटेलिक करेक्टर घटता है। तो यही तो है, लेफ्ट से राइट, मतलब ये ग्रुप में मतलब हो गया। बेरिलियम, बोरोन और एल्यूमिनियम में ग्रुप में नीचे जाने पे बढ़ता है मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। तो EN के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो कि EN के अकॉर्डिंग ठीक है। आयनिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट इज लेस देन इट्स एटॉमिक रेडियस। आयनिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट। नहीं ना, नेगेटिव आते ही साइज कम हो जाती है। नेगेटिव की साइज कम होती है, पॉजिटिव की मतलब पॉजिटिव की कम और नेगेटिव की ज्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा गलत और पहला सही है, ठीक है। तो ये पेपर डिस्कस हो गया। तो